नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हनुमानमल शर्मा, प्रवक्ता हिंदी साहित्य। आज BA प्रथम वर्ष जो MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के पाठ्यक्रम में संग्रहित है, प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसका एक टॉपिक आज हम लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण है वो रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा, अर्थात काव्य रस है वो काव्य की आत्मा या प्रमुख तत्व को स्वीकार किया जाता है। यानी इस प्रधान रस का जो नित्य उपकारक धर्म होती है वो काव्य गुण कहलाती हैं। इस प्रकार से साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है उसमें लिखा है, रसस्यागितव मापतस्य धर्मा सूर्यादयो यथा, अर्थात जिस प्रकार से शरीर में, हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है उसी प्रकार से काव्य में रस प्रधान होता है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा के बिना शरीर कोई काम का नहीं होता है, उसी प्रकार से रस के अभाव में काव्य का कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार आत्मा का जो धर्म है वो सूरत्व है या वीरत्व है, आत्मा का धर्म यही है, सूरत्व या वीरत्व आत्मा का प्रमुख धर्म होता है, उसी प्रकार से रस का जो धर्म है वो उसका माधुर्य, ओज इत्यादि गुण होते हैं। माधुर्य, ओज इत्यादि क्या होते हैं? गुण उसके प्रमुख तत्व होते हैं। गुण रस के उत्कर्ष के प्रधान कारण होते हैं। गुण है वो रस को क्या करते हैं? बढ़ाने वाले होते हैं, उत्कर्ष करने वाले होते हैं। रस के अभाव में काव्य नीरस माना जाता है। यानी रस अगर नहीं है तो काव्य नीरस है, उसका कोई औचित्य नहीं है। रसहीन काव्य तो मरे हुए शरीर के समान बताया, मृतक शरीर के समान। जिस प्रकार मृतक शरीर निष्प्रभावी हो जाता है उसी प्रकार से रसहीन काव्य निष्प्रभावी होता है। और जो गुणहीन काव्य है वो अधम कोटि का माना जाएगा। गुणहीन काव्य का कोई मोल नहीं है, वो अधम कोटि का माना जाता है। गुणों के अभाव में काव्य दोष पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसमें वो गुण अगर नहीं है तो काव्य स्वतः ही दोषपूर्ण हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से अगर गुण की परिभाषा की बात करें तो वो है, गुण की परिभाषा अगर देखें यानी दोषों का जिसमें अभाव हो, जिस रचना में दोषों का अभाव हो, दोषों का क्या हो? जिसमें अभाव हो, और जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले हो, जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले हो, उत्कर्ष करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, या रस का जो उत्कर्ष के जो मूल कारण है उसे ही गुण कहते हैं। रस के उत्कर्ष के कारणों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ये हुई गुण की परिभाषा। यानी जिसमें दोषों का अभाव हो, बिल्कुल ही दोष न हो, और जो काव्य की शोभा को बढ़ाता हो, और जो रस के उत्कर्ष के कारणों को ही हम क्या कहेंगे? गुण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुण की परिभाषा समझ में आई। इसके बाद में हम अगर काव्य गुण की भेद के बारे में बात करें तो काव्य गुणों का भेद कितने हैं इसके बारे में जो विद्वान है उनमें तीव्र मतभेद है। अलग अलग संस्कृत साहित्य के जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्होंने अपने अपने मति के अनुसार काव्य गुणों को अलग अलग ढंग से बांटा है। तो सबसे पहले आचार्य अगर भामह की बात करें, हम सबसे पहले आचार्य भामह की बात करें तो उन्होंने काव्य गुणों को 3 रूप में बांटा है, या 3 गुण उन्होंने स्वीकार किए हैं। आचार्य भामह ने 3 गुण स्वीकार किए हैं। 3 गुण स्वीकार किए हैं। ये 3 गुण कौन कौन से हैं जी? ये 3 गुण हैं प्यारे विद्यार्थियों, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण।
ये भामा जी स्वीकार करते हैं। और इसी प्रकार से आचार्य भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, भरत मुनि ने कितने गुणों को स्वीकार किया? तो कुल उन्होंने 10 गुणों को स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में उन्होंने 10 गुणों को स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। इसी तरह से दंडी ने भी 10 ही गुणों को स्वीकार किया। आचार्य दंडी है, आचार्य दंडी ने भी 10 ही गुण को स्वीकारा है। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो आचार्य वामन है वो 20 प्रकार के गुणों की चर्चा करते हैं। आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की चर्चा की है। आचार्य वामन ने 20 गुण बताए हैं। 20 गुण कौन कौन से? इसमें उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। 10 शब्दगत गुण और 10 ही अर्थगत गुण। तो इस प्रकार से आचार्य वामन ने कुछ अलग हट करके 20 को स्वीकार किया है, 10 शब्दगत गुण और 10 अर्थगत गुण। और इसी परंपरा में, काव्य गुण के भेदों की परंपरा में आगे आचार्य भोजराज है, वो तो इनसे भी आगे चले जाते हैं। आचार्य भोजराज है, उन्होंने तो एक तरह से गुणों का भेद करने में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अर्थात उन्होंने गुणों को स्वीकार किया है लगभग 24। आचार्य भोजराज ने 24 गुण स्वीकार किए हैं, तो सबसे ज्यादा भोजराज जी ने भी किया है। आचार्य भोजराज ने 24 गुणों की विवेचना की है। ठीक इसी प्रकार से आचार्य भामा का अनुसरण आचार्य मम्मट ने किया है। यानी जैसे आचार्य आपके भामा है, उन्होंने 3 गुण स्वीकार किए हैं, तो उसी प्रकार से आचार्य मम्मट ने भी उन्हीं का ही अनुसरण किया, उन्हीं की देखा देखी की और 3 प्रकार के गुणों को स्वीकार किया। तो आचार्य मम्मट ने कितने गुण को स्वीकार किया? 3 ही गुण। वही 3 गुण, प्रसाद, माधुर्य और ओज, या इसको किसी क्रम में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रसाद, माधुर्य और ओज, 3 ही गुण आचार्य मम्मट ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आचार्य भामा का ही अनुसरण किया है। लेकिन सर्वमान्य जो काव्य गुणों को विवेचन अगर किया जाए तो सर्वमान्य काव्य गुण है वो आचार्य मम्मट का माना जाता है। क्योंकि आचार्य मम्मट के बाद जितने भी उत्तरवर्ती जो आचार्य हुए, बाद के आचार्य हुए, उन्होंने सभी ने ही 3 ही गुण स्वीकार किए, और वो 3 गुण यही हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। इन 3 गुणों की चर्चा सभी बाद के आचार्यों ने की। चलिए विद्यार्थियों, आज हम इस गुणों के जो भेद है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो गुणों के भेद के विषय में अब देखिए, काव्य गुणों के भेद। तो काव्य गुण के भेद मोटे तौर पर हमने अभी पढ़ लिए हैं अलग अलग तरीके से, और अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या गुणों की जो भेद है वो बताए हैं। और मुख्य रूप से जो सर्वमान्य जो है आचार्य मम्मट का माना गया है, तो उसमें 3 गुण हैं, आपके प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो पहले हम माधुर्य गुण को ले लेते हैं। तो माधुर्य गुण का आपको परिभाषा, इसके लक्षण देखिए क्या है। तो माधुर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? अगर इसका शब्द अर्थ देखें तो माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या मिठास या फिर रोचकता। ये हो गया माधुर्य शब्द का एक शाब्दिक अर्थ हो गया। बाकी अगर काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो इसका होता है अर्थ कि जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर
व्यक्ति के चित्त, व्यक्ति का चित्त यानी मन द्रवित हो जाए यानी पिघल जाए, तो वह रचना माधुर्य गुण की मानी जाती है। तो वह रचना माधुर्य गुण की मानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, माधुर्य गुण की परिभाषा आपको ध्यान से आप इसको देखिए, इसको याद कर लीजिए। माधुर्य माने मधुरता, मिठास, रोचकता, यानी जिस काव्य रचना को आप पढ़ करके या सुन करके व्यक्ति का चित्त द्रवित हो जाए, जैसे मोमबत्ती, यानी एक यूं समझ लीजिए कि काव्य रूपी जो ये माधुर्य गुण है वो द्रवीभूत हो जाए उसके हृदय में मोमबत्ती की भांति, तो वह रचना माधुर्य गुण की मानी जाती है। अब माधुर्य गुण की जो रचना है यानी चित्त का जो द्रवण है, पिघलना है, ज्यादातर श्रृंगार रस और करुण रस की जो रचनाएं होती है उसको सुन करके पढ़ करके व्यक्ति का जो सहृदय पाठक या जो श्रोता है उनका हृदय स्वतः ही पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसी रचना माधुर्य गुण की मानी जाती है। इसी क्रम में अगर हम माधुर्य गुण की विशेषताएं देखें तो मुख्य रूप से विशेषताओं में माधुर्य गुण की एक विशेषता देखिए आप, इसमें एक तो जिस रचना में आपके इस माधुर्य गुण में ट, ठ, ड, ढ इनको छोड़ करके या फिर रेफ वाले वर्ण कौन से हो गए विद्यार्थियों? रेफ वाले वर्ण जैसे आपके हम शब्द लिखते हैं कर्म, क्रम या राष्ट्र या कृपा, तो इस प्रकार के ये जो ऊपर वाले र है, नीचे वाला ये र है, ये जो र है ये री है, इस प्रकार के इसको हम रेप वाले वर्ण होते हैं। ये छोड़ करके या लंबे समासों को त्याग करके, लंबे समासों का त्याग करके जो रचना होती है वो आपकी माधुर्य गुण की रचना होती है। यानी इसमें जो एक मूल रूप से देख सकते हो तो मूर्धन्य जो ध्वनियां होती है उनको छोड़ा जाता। मूर्धन्य ध्वनियां कम काम में आती है, यानी आपके संस्कृत में व्याकरण में एक लिखा होता है कि ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा का मतलब ये हो गया कि री, ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, र और स, इन ध्वनियों को छोड़ करके जो रचना होती है वो रचना कहलाती है आपके ये जो रचना है इनको छोड़ करके आपके ये कहलाती है माधुर्य गुण की। इसके साथ में अनुनासिक वर्णों की प्रधानता इसमें बाहुल्य रहता है और अल्प समास रहता है, यानी समास बिल्कुल न के बराबर ही होते हैं। तो ऐसी रचना माधुर्य गुण की रचना मानी जाती है। अगर माधुर्य गुण की संस्कृति का पता करें तो माधुर्य गुण आपके संयोग श्रृंगार से लेकर के करुण रस में, संयोग श्रृंगार से करुण रस में और करुण रस से फिर विप्रलम श्रृंगार में होता है। आगे माधुर्य गुण की संस्कृति देखे, माधुर्य गुण की संस्कृति किस रस में ज्यादा होती है? इसके रस में जो प्रभाव है वह संयोग श्रृंगार से, क्योंकि श्रृंगार के आपको पता है दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो संयोग श्रृंगार से वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार से करुण, क्षमा करना, करुण रस में और करुण रस से विप्रलम श्रृंगार में, विप्रलम श्रृंगार में
और विप्रलम श्रृंगार से शांत रस में अधिकाधिक होती है। शांत रस में अधिकाधिक होती है, यानी अधिक मात्रा में ये इस ओर जाता है। इसकी संस्थिति माधुर्य गुण की इस तरह से अधिक होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, माधुर्य गुण के बारे में हमने आज पढ़ा है। लेकिन अब माधुर्य गुण की जो उदाहरण है, माधुर्य गुण के उदाहरण हैं, वो अब देखते हैं किस प्रकार से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण तो अवश्य आपको लिखना ही है परीक्षा में। उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, निरख सखी ये खंजन आई। निरख सखी ये खंजन आई। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन। फेरे उन मेरे रंजन, फेरे उन मेरे रंजन, इधर नयन मन भाए। इधर नयन मन भाए। तो इसमें जो रचना है वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना है, जो पद है वो, इसलिए इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इसी तरह से एक उदाहरण हम और भी ले लेते हैं। मंद मंद चढ़ी चेत चेत निशी। मंद मंद चढ़ी चेत निशी, चंद चारू। मंद मंद चांदनी पसरत है। मंद मंद चांदनी पसरत लहनते। लहनते। और मंद मंद जमुना, जमुना तरंगिनी हिलोरे लेती। तरंगिनी हिलोरे लेती। और मंद मंद मंजू, मंद मंद मंजू, मंजूलिका सुमनते। मंजूलिका सुमनते। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है, निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन, इधर नैन मन भाए, तो माधुर्य गुण का है। इसी प्रकार से ये जो उदाहरण है कि मंद मंद चढ़ी चेतनी सी चंद चारू, मंद मंद चांदनी पसरत लहनते, कि मंद मंद जमुना तरंगिनी हिलोरे लेती, कि मंद मंद मंजू मंजुलिका सुमनते। अर्थात धीरे धीरे चढ़ी मन चढ़ता है, चैत्र मन चैत्र मास में, निशी मन रात्रि, चंद चारू चारू मन सुंदर। सुंदर चंद्रमा है वो चैत की रात्रि में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा था, आकाश में उदय होता जा रहा है। उसी प्रकार से मंद मंद मन धीमे धीमे चांदनी पसरत लहनते। लहनते मन वन क्षेत्र में, पसरत मन फैल रही है। चांदनी है वो वन बाग बगीचों में, चांदनी है वो जो चैत्र महीने की चांदनी है वो फैल रही है। उसी प्रकार से मंद मंद यानी धीमे धीमे धीरे धीरे यमुना, जमुना मने यमुना, तरंगिनी मने नदी, हिलोरे लेती मने हिलोर ले रही है, लहरें ले रही है। उसी प्रकार से धीमी धीमी, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंजू मने सुंदर, मंजुलिका मने सुगंध, सुमनते मने फूलों की। तो फूलों की सुंदर जो सुगंध है वो भी चारों ओर वन क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये माधुर्य गुण का हमने उदाहरण पढ़े, उनके लक्षण पढ़े, उनकी परिभाषा पढ़ी, तो शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब हम काव्य गुणों का दूसरा जो भेद है
ओज गुण के बारे में पढ़ते हैं। ओज गुण, ओज गुण। ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा तेज, प्रताप या दीप्ति। तो ओज का शाब्दिक अर्थ हो गया तेज, प्रताप या दीप्ति, यानी चमक। यानी ऐसी काव्य रचना, यानी जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त में यानी मन में वीरता, आवेग, आवेश, तेज का प्रवाह हो जाता है, अर्थात चित्त में वीरता, आवेश का क्या हो जाता है? ये भाव जागृत होता है। वीरता, आवेश, तेज, इनका भाव जागृत हो जाता है। तो वह रचना ओज गुण की मानी जाती है। तो इस प्रकार से ओज गुण की ये परिभाषा हुई है। ओज का मतलब ये होता है कि जिसमें चित्त का पूरी तरह से विस्तार हो जाए, यानी चित्त है वो एकदम से उसको सुन करके, पढ़ करके उसमें वीरता का, एक आवेश का, आवेग का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाए, ऐसी रचना हम ओज गुण की मानते हैं। और ये ज्यादातर वीर रस और रौद्र रस, विभत्स रस में मानी जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से है। ओज गुण का घनिष्ठ संबंध गौड़ी रीति से है। यानी 3 रीतियां होती है, 3 ही गुण होते हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो ओज गुण का जो घनिष्ठ संबंध है वो गौड़ी रीति से है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि 3 गुण ही, जो 3 गुण के लक्षण परिभाषाएं होती है वही लगभग 3 रीतियों का गुण और परिभाषा लक्षण उदाहरण होते हैं। तो जिसको गुण आ गए तो उनको रीतियां भी आ गए। इसी प्रकार से आगे अब देखिए कि आचार्य विश्वनाथ ने ओज गुण की परिभाषा या ओज गुण के बारे में कहा है कि जिस रचना में कठोर व क्लिष्ट वर्ण और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हो, वो रचना ओज गुण की मानी जाती है। ओज गुण की मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ओज गुण की परिभाषा के बारे में पढ़ा। अब आगे के वीडियो में हम ओज गुण की विशेषता, उनके उदाहरण और साथ ही साथ प्रसाद गुण की परिभाषा, उसके उदाहरण हम पढ़ेंगे। इसलिए इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।